जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को इतिहास में पिछले वीडियो में जहाँ तक बताए थे उससे हम आज आपको आगे बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए इधर सबसे पहले आप लोग देखिए कि इतिहास में आपको बताए थे कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इसका होता है, पहला होता है कि आदि ऐतिहासिक, पहला होता है प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और अगला होता है ऐतिहासिक। तीन कालखंडों में बांटा गया है कि नहीं। इसमें सबसे पहले आप लोग को प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल कहते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा बता चुके हैं। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं आदि ऐतिहासिक। देखिए इधर आदि ऐतिहासिक, इतिहास का वह कालखंड, आदि ऐतिहासिक में होता है इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत साक्ष्य है, जिसमें लिखित साक्ष्य है परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक। यानी इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक। बताइए इतिहास में कुछ ऐसे भी काल होंगे कि नहीं जिसका लिखित स्रोत है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसमें जैसे इसका सबसे बेहतर उदाहरण दे सकते हैं आप सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का एक ऐसा उदाहरण है जिसका लिखित साक्ष्य है, लिखा गया है लेकिन अभी तक इसे कभी पढ़ा नहीं गया है। तो चलिए आज आप लोग समझ चुके हैं कि आज हम आप लोग को सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। देखिए इधर अब सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता देखिए समझिए इसको। सबसे पहले देखिए इधर सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, अर्थात वहाँ पर जो मानव का विकास हुआ, वहाँ पर जो रहे उसके वहाँ पर जो मानव का सभ्यता और संस्कृति फली फूली, उसी के कारण इस वहाँ के सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का मतलब था कि वहाँ के जिस भी नदी के पास मानव ने अपना निवास स्थान बनाया वह नदी एटलीस्ट मतलब अंतिम में जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती थी, जिसके कारण उस पूरे समूह को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर उस समय वहाँ पर जो नदियाँ थी उसमें रावी, चिनाब, सतलज ये सभी नदियाँ थी और ये सभी अंतिम रूप से कहाँ मिलती थी, सिंधु घाटी नदी में मिलती थी। इसीलिए वहाँ पर जितने जो सभ्यता और संस्कृति फली फूली, उस सभ्यता और संस्कृति का एक नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे मान लीजिए कि बिहार को अगर लीजिएगा तो बिहार की कोई भी नदियाँ हैं वह एटलीस्ट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो आप इसे कह सकते हैं गंगा घाटी सभ्यता कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ गंडक, कोसी, कमला, बलौन ये जितनी भी नदियां हैं ये सब एटलीस्ट जाकर कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। इसीलिए बताइए सबको अलग अलग नाम न देकर एक नाम दे दिया गया कि अगर एक नाम दे सकते हैं कि नहीं, गंगा घाटी सभ्यता। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारे नदियों के किनारे मानव ने अपना निवास स्थान बनाया और वे सभी नदियाँ अंतिम में जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती थी, इसीलिए इसे एक नाम से जाना गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आज हम बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले देखिए इधर इसकी जो जानकारी थी, सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी थी, इसकी सबसे पहले जानकारी दिया था चार्ल्स मैसने ने। किसने दिया था, चार्ल्स मैसने। अर्थात कह सकते हैं इसको याद रखने का तरीका, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैसेज किसने दिया, तो मैसेज दिया किसने, चार्ल्स मैसने ने। किसने दिया था, चार्ल्स मैसने। और इन्होंने दिए थे 1826 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसने ने इसकी जानकारी दिए थे। तो सबसे पहले इसका क्या किया था, सर्वेक्षण।
बताइए जानकारी दिया, कोई देखने वाला तो होना चाहिए ना, ये जानकारी देकर चल गए तो सर्वेक्षण कौन करेगा। तो सर्वेक्षण करने के लिए कनिंघम आए थे। कौन आए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कह सकते हैं कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या किए थे? तो सबसे पहले इसका क्या किए थे? सर्वेक्षण किए। क्या किए? सर्वेक्षण किए। सर्वेक्षण करके जैसे जानकारी दे दिए, तो सर्वेक्षण करने आए, उन्होंने कह दिया कि ये जो चार्ल्स मैसने जो कर रहे हैं ये एकदम बात सही है, यहाँ कोई न कोई कुछ किसी मानव के निवास स्थान होने की संभावना है। इसीलिए उसका क्या किए? सर्वेक्षण करने आए। सर्वेक्षण करने आए, इसके बाद इसका नामकरण, इसका नामकरण जो था, सर्वेक्षण करके चल गए, इसका नामकरण कौन कर दिए? जॉन मार्शल। किसने किए बताइए? जॉन मार्शल। किसने कर दिए? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। सर्वेक्षण किसने कर दिया? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम जो सर्वेक्षण किए थे, तो बताइए सर्वेक्षण करके बताइए, ये तो खुद इंजीनियर थे, भूवैज्ञानिक थे, तो क्या ये खुद सर्वेक्षण करके खुद खोदने का तो काम करते नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक होने क्या कहते हैं, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ये खुद तो खोदते नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको खोदने का काम, मतलब इसके खुदाई का काम एक ठेकेदार को बुलाया, कहा कि चलिए आइए ठेकेदार, उनको दे दिया। तो उस ठेकेदार का नाम था बताइए दयाराम साहनी। क्या नाम था बताइए? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे, इसकी सबसे पहले खुदाई का जिम्मेदारी किसे दिया गया? दयाराम साहनी को दिया गया था। तो ये दो तीन चीज़ आप बढ़िया से याद रख लीजिए। मैसेज किसने दिया था? तो मैसने ने। सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रख दीजिए, या सीधे आप कनिंघम कह दीजिए। नामकरण किसने कर दिया? जॉन मार्शल ने। इसका बताइए, जॉन मार्शल ने बताइए खुदाई का जिम्मा किसे सौंप दिया? तो दयाराम साहनी को। अब देखिए इधर, इसके बारे में समझिए। इसका जो क्षेत्रफल था ना, यह क्षेत्रफल बताइए 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बताइए भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसका कितना है? 13 लाख। बताइए तनी मनी क्षेत्र में नहीं फैलल था, बहुत बड़ा एरिया ये कवर करने था। इसके बाद देखिए इधर, इसका जो तिथि था 2500 ईसा पूर्व से, मतलब BC से, ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की तिथि क्या मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसकी तिथि मानी जाती है। उसके बाद देखिए इधर, इसकी जो लिपि थी, अर्थात जो लिखावट जो था ना, वह लिखावट था भाव चित्रात्मक। कैसा था बताइए? भाव चित्रात्मक। अर्थात जो भी लिखा था ना, वो अक्षर बना के जना अपना लिखते हो ना, मतलब फिगर बना कर कुछ समझाया था, मतलब फिगर से आप देख कर बुझिए कि क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए अभी तक इसका कोई पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसीलिए इसकी लिपि कैसी थी बताइए? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक होने के साथ साथ यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्या था? क्षेत्रफल में था। बताइए इसका सर्वाधिक शहर जो मिला है, मतलब इसके खुदाई के बाद सबसे बेसी मिला है गुजरात में। कहाँ मिला है? गुजरात में। गुजरात में बताइए, गुजरात में मिल गया टोटल सबसे बेसी। इसका शहर कहाँ मिला है? गुजरात में। आज़ादी के बाद सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के शहर स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। टोटल इसका 300 शहर मिला है। कितना शहर मिला है? 300। आप शहर कह सकते हैं या स्थल कह लीजिए। और 300 शहर में जानिए, 300 शहर में से 200 शहर अकेले गुजरात में मिला है। कितना? 200 शहर अकेले कहाँ मिल गया है? गुजरात में। और टोटल कितना मिला है? 300 शहर मिला है। देखिए इधर सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना, जब इसका खुदाई किया गया ना, तो खुदाई करके देखा गया, तो देखा गया कि लोग हर एक घर उर बनाए थे ना, बहुत एकदम शहरी मॉडल से बनाए थे। अभी जिस तरह से अपना घर का डिजाइन नक्शा बनाते हैं, ठीक उन्हीं थे पहले ज़माने में सिंधु सभ्यता के लोग बनाए थे। तो इस तरह से देखकर यह लगा कि अभी उस टाइम की जो सभ्यता थी, उस टाइम के जो लोग रहते थे वह शहरी स्टाइल में रहते थे ना, ग्रामीण स्टाइल में नहीं रहते थे। इसीलिए इसे कहा जाता है नगरीय सभ्यता। कौन सा सभ्यता कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। यह क्या कह सकते हैं? शहरी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? शहरी सभ्यता, क्योंकि शहर टाइप से रहते थे। इसके बाद देखिए इधर, इस टाइम में ना सर्वाधिक क्या हो रहा था?
आप पाषाण काल में देख चुके हैं कि वहाँ पर जो था तांबे की खोज होने के कारण वहाँ पर सभी धातुएं तांबे के बने होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, तांबे की जगह पर आ गया कांसा। तो सभी धातु कांसा का उपयोग होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कौन सा सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता हम रख सकते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। बताइए, सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। टोटल कितना शहर है बताइए? 300। कितना शहर है? 300। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। बताइए, इसका सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? मैसेज दिया था। तो 1826 में सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी दी गई थी। सर्वेक्षण इसको किसने कर लिया? देखिए, सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। किसने किया था? कनिंघम ने। उसके बाद बताइए, इसका नामकरण कौन कर दिया? जॉन मार्शल। किसने किया? जॉन मार्शल। उसके बाद देखिए इधर, जॉन मार्शल ने इसका सर्वेक्षण करके अब बताइए इसको खोदने का ठेकेदारी किसको दे दिया? दयाराम साहनी को। किसको दे दिया? दयाराम साहनी को। इसके बाद बताइए इसकी लिपि कैसी थी? बताइए, भाव चित्रात्मक। कांसे के उपयोग होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। समझ गए? इसके बाद देखिए इधर, ये लोग पीने के लिए, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए इधर, यहाँ की जो सड़कें थी ना, वह सड़कें थी एक दूसरे के साथ एकदम 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री पर। तो यहाँ की सड़कें कितना डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री पर। एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री पर काटते थे ना। तो यहाँ की सड़कें किस तरह से काटती थी? एकदम 90 नाली बना हुआ था। अर्थात यह जो सभ्यता थी वह जल निष्कासन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना गया था। किसके लिए? जल निष्कासन के लिए। अर्थात जल निकासी के लिए या जल निष्कासन के लिए यह सभ्यता बहुत ही प्रचलित थी। अर्थात इन्होंने जल, अपने घर के जल को निष्कासन के लिए बहुत ही बेहतरीन वेल ट्रेन ढंग से व्यवस्था किया हुआ था। उसके बाद देखिए इधर, इन्होंने घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। वर्तमान समय में अभी जो ईंट मिल रहा है वही टाइम में, बताइए कब? ईस्वी में 2500 ईसा पूर्व में, वही टाइम में लोग घर बनाने के लिए पक्की ईंट का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? पक्की ईंट का। अब पक्की ईंट का प्रयोग करने के साथ साथ इन्होंने घर बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। घर बनाने के लिए अर्थात घर विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाते थे? ग्रिड पद्धति। घर बनाने के लिए या घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? बताइए, ग्रिड पद्धति। देखिए इधर, ग्रिड पद्धति अब समझिए। ग्रिड पद्धति का मतलब ये होता है कि उस समय जो घर बनता था, घर का जो मेन द्वार होता है, मेन मुख, वह रोड के आगे न खुलकर, सड़क के आगे न खुलकर पीछे खोलते थे। मतलब अभी अपना और देखते हैं कि घर के सड़क के सामने घर का मुख खोलते हैं कि नहीं। तो उस समय जो घर बनता था ना, वो लोग अपना मुख द्वार पीछे मुँह खोलते थे, सड़क के पीछे। क्या कहते हैं? घर के पीछे ना। इसीलिए यही पद्धति कहलाती ग्रिड पद्धति, कि उसका मुख द्वार सड़क की ओर न खुलकर घर की ओर पीछे खुलता था। इसी तरह यह होता है ग्रिड पद्धति, जिसके कारण इसी को ग्रिड पद्धति के कारण उन लोग सभी के सिंधु सभ्यता के जितने भी घर यानी शहर मिले हैं, वहाँ पर सभी में इसी तरह की पद्धति से घर बनाए गए। कुछ जगह पर मिले हैं, तो हम आपको अगले वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन चीज़ कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अभी आपको एक तरह से सिंधु सभ्यता के बारे में एक तरह से उसका जो पूरा जानकारी है, क्या कहाँ पर कौन चीज़ था, उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए इधर, घर विन्यास के लिए कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति आप बुझ गए, क्योंकि घर अभी अपना जो घर का मुख्य द्वार सड़क की ओर खोलते हैं, वह सड़क की ओर न खोलकर पीछे की ओर खोलते थे। उसके बाद देखिए इधर, उसका जितना भी शहर था ना, उस शहर के चारों ओर दुर्ग बनल था, मतलब घेरा बनाया गया था। जितना भी शहर था, सभी शहर के चारों ओर क्या बना था? दुर्ग। अर्थात शहरों के चारों ओर क्या बना रहता था? दुर्ग।
घेरा बना दिया जाता था, घेरा बनाकर रखा जाता था। तो सभी उसके शहर क्या थे, दुर्ग से घिरे हुए थे। उसके बाद देखिए इधर इसका जो आकार था न, इसका आकार जो था सिंधु सभ्यता का आकार, इसका आकार था त्रिभुजाकार। कैसा आकार था, त्रिभुजाकार, अर्थात त्रिभुज के आकार का इसका आकार था। सिंधु सभ्यता का पूरा जो स्थल खोजा गया वह उसका यह सिंधु सभ्यता जो बसा हुआ था वह त्रिभुज के आकार में बसा हुआ था। इस तरह से सिंधु सभ्यता के बारे में हम आपको एक थोड़ा थोड़ा जानकारी बता रहे हैं। जब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे तो हर एक कौन कौन शहर कहाँ कहाँ मिला है, ऐसा नहीं कि आपको कुल टोटल 300 शहर मिला था हम आपको 300 शहर पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें से जो सब इम्पोर्टेंस है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, हम उस सभी शहरों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इस चीज़ को आराम से देख रहे हैं तो ये धीरे धीरे देखते चलिए, आगे हम आपको जो भी वीडियो में बताएंगे उस शहर के बारे में एक तरह से पूरा डिटेल्स बताएंगे। अभी हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जो सब इम्पोर्टेंस था, सिंधु सभ्यता की क्या खासियत थी या विशेषता, उसके बारे में आपको अभी हम बता रहे हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया, मैसले ने मैसेज दिया। इसका सर्वेक्षण करवा लिया कनिंघम ने सर्वेक्षण कराकर इसका खुदाई के लिए किसे सौंप दिया, दयाराम साहनी को सौंप दिया। इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बताइए, बहुत कम क्षेत्रफल नहीं फैला हुआ, भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ ही, समझ गए। उसके बाद देखिए इधर इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। कैसी थी, भाव चित्रात्मक। इसका सर्वाधिक स्थल आज़ादी के बाद कहाँ खोजा गया, गुजरात में ना। और टोटल गुजरात में 200 शहर गुजरात में है और 100 कहाँ मिला है बताइए, टोटल 300 200 यहीं पर है। इसकी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। बरते अभी तरह ग्रामीण सभ्यता नहीं था, यह कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इस समय में कांसे का सर्वाधिक उपयोग होता था, जिसके कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। उसके बाद देखिए इधर इस समय के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, शहद का। उस समय की सड़कें जो थी चौड़ी हुआ करती थी और वे सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, 90 डिग्री एक दूसरे को काटती थी। उसके बाद वहाँ पर जो सड़क के किनारे किनारे नाली बनाया गया था। क्या बनाया गया था, नाली। और नाली बनाया गया था तो अर्थात सिंधु सभ्यता में जल निष्कासन की जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी तरीके से थी। अर्थात अभी अगर उस टाइम को देखिए और अभी समय के देखिएगा तो लगेगा कि कोई फ़र्क नहीं था। उस समय जो था बहुत बढ़िया व्यवस्था रखा हुआ था। उस समय वहाँ के घर जो बने हुए थे, उस टाइम के घर, सभी घर बने थे पक्की ईंटों से। किस प्रकार की ईंटों से, पक्की ईंटों से बने हुए थे। और घर बनाने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता था, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति को आपको बता चुके हैं कि घर का जो मुख्य गेट था वह सड़क की ओर न खुलकर पीछे खुलता था। उसके बाद बताइए वहाँ के सभी शहर दुर्ग से घिरे हुए थे, मतलब दुर्ग रहित एक भी शहर नहीं थे। कुछ ऐसे शहर थे जिसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे आगे। इस सिंधु सभ्यता का अगर आकार पूछ दिया जाए तो इसका आकार कैसा था बताइए, त्रिभुजाकार। कैसा था, त्रिभुजाकार। तो इतना अगर आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। अगले क्लास में आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहे, देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।